एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले गुजराती में सेक्शन डी फॉर स्टैंडर्ड 12th, जहां हम देखेंगे कि सेक्शन डी आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है और स्टूडेंट्स की नॉर्मली क्या मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक आपको अब नहीं करनी है। इस वीडियो से सेक्शन डी आपको कैसे लिखना है वो क्लियर हो जाएगा, जहां आप जनरली जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो वो अब नहीं होनी चाहिए। अब सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है 55 to 59 और नेक्स्ट आता है 60 to 64। अब ये दोनों को मैंने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों जो है कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में आता है। एक जो है आपको काव्य दे दी जाती है, उसके ऊपर जो है आंसर्स देने होते हैं, और एक जो है आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसके ऊपर जो है आपको आंसर देने होते हैं। अब काव्य पंक्ति से पहले हम डिस्कस करते हैं 60 to 64 कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं। अब पैराग्राफ राइटिंग, जिसने इंग्लिश की वीडियो देखी होगी कि इंग्लिश में समझा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसे पता होगा जनरल बातें, उसे बेसिक बातें पता ही होगी कि भाई हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में ये बातें जो है ध्यान में रहनी चाहिए। अब मैं एक बार फिर से रिपीट तो कर देती हूँ कि कौन सी बातें हम जब पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। पहले तो हमें आंसर एज इट इज नहीं लिखना है, और साथ साथ में हमें पोयम या फिर पैराग्राफ जो भी पूछा गया उसे केयरफुली रीड करना है। लेकिन इनको केयरफुली रीड करने से पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे पहले सेक्शन डी में आते ही सबसे पहले ना कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चंस पे ही नजर जानी चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है आंसर्स आपको पॉइंट आउट करने हैं। अब इंग्लिश में कैसे सिनोनिम्स होते थे, एंटोनिम्स भी होते थे, या फिर ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं। गुजराती सब्जेक्ट में जो है ऐसा नहीं है, कंपल्सरीली पांचों के पांचों जो है आपको क्वेश्चन आंसर ही आते हैं। जितने भी पांचों के पांचों क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से चार जो है क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ में से ही आपको देना होता है, और पांचवा जो होता है वो कंपल्सरीली यही होता है कि आपको पैराग्राफ का शीर्षक देना होता है। शीर्षक यानी कि टाइटल देना होता है। अब 60 to 64 आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें भी आपको यही पार्ट फॉलो करना है कि सबसे पहले तो जो है आपको आंसर एज इट इज नहीं लिखना है, और साथ साथ में सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस पढ़ा वैसे वैसे आंसर्स पॉइंट आउट करते जाओ आफ्टर रीडिंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ जब रीड कर रहे हो तब जो है साथ साथ में हमारे आंसर्स भी टिक आउट हो जाने चाहिए, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हमें नहीं करना है। अब आफ्टरवर्ड्स आता है लास्ट का पॉइंट। अब लास्ट का पॉइंट यानी कि फिफ्थ आंसर, लास्ट आंसर। चारों आंसर कैसे लिखने हैं, पॉइंट आउट करके ही लिखने हैं, लेकिन एज इट इज नहीं होनी चाहिए। जिस प्रमाण से हमें क्वेश्चन पूछा है, जिस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिया गया है, उतना ही हमें आंसर लिखना है। ओवर राइटिंग करोगे या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी लिख दोगे वो भी नहीं चलेगा। आंसर जो है जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा फिर अपने शब्दों में लिखो। पैराग्राफ में से भी आपको लिखना ही है, लेकिन समटाइम्स वो बोलते हैं ना कि कुछ बातें आपको ध्यान में होनी ही चाहिए कि हाँ, यहाँ पे जो है एज इट इज पैराग्राफ के शब्द नहीं आएंगे, यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे, और वैसे ही जो है आपको लिखना है। चारों आंसर क्लियरली अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, उसमें भूल होनी नहीं चाहिए, और एज इट इज भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। पांचवें आंसर पे आते रही बात पांचवें आंसर की। अब समटाइम्स ना पैराग्राफ में से शीर्षक कैसे लिखना है, या फिर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पांचवा आंसर छोड़ देते हैं कि चलो यार, चार तो अच्छे से लिखा है, पांचवे का भले 1 मार्क जाए। नहीं, चारों अच्छे से लिखा है तो काम अपना कंप्लीट ही रखो, अच्छे से ही लिखो, उसे भी इतना अच्छे से लिख दिया है तो पांचवें मार्क को क्यों छोड़ना फिर। तो पांचवें मार्क के लिए शीर्षक आपको कैसे देना होता है। अब समटाइम्स ना पैराग्राफ में शीर्षक छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, हमें ढूंढना होता है। अगर जो अच्छे से केयरफुली रीड करे या फिर समझे, सेकेंड वाली रीडिंग जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट रीडिंग में हम आंसर्स पॉइंट आउट करते हैं, सेकेंड रीडिंग में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को समझते हैं ना। तो सेकेंड रीडिंग में जब हम पैराग्राफ को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। तो किसके बारे में है, तो जिस चीज के बारे में उसकी ही हम शीर्षक दे सकते हैं ना, उस टॉपिक का ही शीर्षक हो सकता है। या सम टाइम्स कौन सा वर्ड ज्यादा यूज हुआ गया हो पैराग्राफ में, या फिर कौन सी चीजें, कौन सी बातें जो है बोली गई है और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी है हम हेडिंग दे सकते हैं ना। अब वैज्ञानिक की बात हो, ठीक है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड जो है आपको पैराग्राफ्स में बातें दी हो तो आप हेडिंग वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग दे सकते हो ना। या फिर कोई इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बात दी गई हो तो इंग्लिश एजुकेशन के रिलेटेड भी आप फिर हेडिंग दे सकते हो ना।
ऐसे जो है टॉपिक जिस रिलेटेड दिया गया है आपको केयरफुली रीड करना है। अगर पैराग्राफ में शीर्षक नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट ना मैंने एक बात नोटिस करी है पैराग्राफ में, कि पैराग्राफ में ना हमेशा एंड की लाइंस में ना शीर्षक छुपा हुआ होता है, और वो अगर जिसने पहचान लिया या फिर नहीं दिया हो समटाइम्स, तो जैसे मैंने कहा है कि टॉपिक के रिलेटेड ही हमें लिखना होता है, अगर छुपा हुआ हो या फिर आपके पढ़ने से, आपके रीडिंग से आपको मिल गया हो तो बेस्ट है, वही शीर्षक दे दो। अगर नहीं मिला, पूरे टॉपिक में किस बात पे चर्चा चल रही है इतना तो हमें समझ में आता है ना, हम पैराग्राफ पढ़ रहे तो क्या टॉपिक के रिलेटेड दिया है, बस फिर हमारा शीर्षक जो है वही हो जाएगा। और पांचवें आंसर में स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होती है, शीर्षक तो गलत लिखते ही है या फिर छोड़ देते हैं। अब शीर्षक कैसे लिखना है आपको पता चल गया है ना, टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और जो टॉपिक दिया है उसी के ऊपर हमें शीर्षक लिखना होता है, या फिर पैराग्राफ में हिडन भी होता है समटाइम्स। अब सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक की मैं बात करूं तो पांचवा आंसर पूछा जाता है आपको कि आ गद्य खंडનું योग्य शीर्षक आपो के अथवा जણાવો, तो स्टूडेंट्स ना जनरली आंसर 5 और जो शीर्षक होता है ना वो एज इट इज लिख देते हैं, एक शब्द का हो या 2 शब्द का आपकी हेडिंग हो, वो लिख के छोड़ देते हो। नहीं, जहां आपने पूरे 4 मार्क्स ऊपर ले लिए हो तो ये ऐसे सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दोगे ना तो 4.5 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि इधर आपने मेहनत नहीं करी है पूरा आंसर लिखने की। अब पूरा आंसर एक्चुअल में करेक्ट लिखना कैसे है, ये रहा, आकाव्यनो अथवा जो गद्य खंड है या फिर काव्य में, देखो दोनों में ना सेम बातें फॉलो होगी, इसलिए मैंने देखो इधर स्लैश किया है कि भाई दोनों में ही ये पांचवा आंसर लिखो ना, तब ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। आकाव्यनो या फिर गद्य खंडनो योग्य शीर्षक 6, यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा में आपका आना चाहिए एक्चुअल में क्या हेडिंग है, एक्चुअल में क्या शीर्षक दिया है। अब अगर इसमें आप खाली शीर्षक लिख के छोड़ दोगे तो हाफ मार्क कट हो जाएगा। हाफ मार्क कट होने के साथ साथ फिर वो बोलते हैं ना कि जहां 5 मार्क पूरे मिल रहे हो वहां नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़े एफर्ट्स डाल के इस आंसर को भी अच्छे से लिखना, आकाव्यनो अथवा આ ગદ્યખંડનો યોગ્ય શીર્ષક છે જે ટોપિકના પ્રમાણે તમને આપવું છે શીર્ષક। ओके, क्लियर हो गया फिफ्थ आंसर भी कैसे लिखते हैं। अब टॉपिक हम बात करते हैं 55 टू 59 की। अब 55 टू 59 सेम बातें याद रखनी है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन है, हमें सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चंस, उसके बाद पढ़ना है पोयम। अब पोयम को ना एक बार रीड करने से नहीं चलेगा, पोयम को एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको रीड करना पड़ेगा और साथ साथ में उसको बोलते हैं ना उतना टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स का तो टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आगे से ही जो है थोड़ा स्पीड रखना, नहीं तो जो है लास्ट सेक्शन ई जो है थोड़ा छूटने का डर रहेगा, इसलिए सेक्शन डी से ही नहीं सेक्शन ए से ही अपने स्पीड रखना पेपर में लिखने की। अब काव्यवांची उत्तर लिखो, काव्य पंक्तियों को पढ़ना होता है और काव्य के अकॉर्डिंग ही जो आपको आंसर लिखना होता है। अब इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लास्ट वाला योग्य शीर्षक वाला होता है, जहाँ शीर्षक कैसे लिखना होता है वो हमने पैराग्राफ में तो देख लिया, लेकिन इसमें शीर्षक कैसे लिखना होता है, पोयम के अंदर ही जो है शीर्षक छुपा हुआ होता है कि पोयम की हेडिंग क्या होनी चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर पोयम दी हुई हो। अब समटाइम्स ना पोयम में बहुत ज्यादा डीप वर्ड्स या फिर बोल सकते हैं ना बहुत ज्यादा गहरे वर्ड्स यूज करे होते कि जहां हमें समझ ही नहीं आते कि समटाइम्स ये पोयम है किसके ऊपर। अब पोयम का अगर हमें शीर्षक देना हो ना तो जो वर्ड्स पोयम में रिपीट हो रहे हो, जो मतलब बोलते हैं ना कोई ऐसा सेंटेंस होता है या समटाइम्स ऐसे राग में पोयम दी होती है कि जहां आपको जो है उस राग, हर राग, वो जो राग है ना हर 2-3 लाइन के बाद आएगी, तो अगर ऐसी पोयम पूछी गई हो ना तो आंख बंद करके कि हाँ ये राग से पोयम दी गई है और हर 2-3 लाइंस के बाद जो है ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है, तो फिर तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, वही हमारा शीर्षक होगा। लेकिन पोयम कंटिन्यूसली दी हो, कुछ भी जो है चेंजेस नहीं दिया हो कि पहला जो 2 पंक्ति है वो अलग, नीचे जो 2 पंक्ति है वो अलग, लेकिन पूरा टॉपिक जो है एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हो, भले वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हो, भले कोई लाइन जो है हर 2-3 लाइन के बाद रिपीट नहीं हो रही हो, लेकिन पूरी पोयम किस बारे में बताई गई है, किस बारे में चर्चा हो रही है, क्या बताया गया है वो तो हम देख सकते हैं ना, वो तो हम जान सकते हैं। अब मीनिंग में प्रॉब्लम आती है कि हमें पोयम का समटाइम्स मीनिंग नहीं समझ आता है। अब हमें मीनिंग नहीं समझ आ रहा है ना तो हमें क्या करना चाहिए,
जिन जिन वर्ड्स का हमें मीनिंग समझ में आ रहा हो उसे हम अंडरलाइन तो कर सकते हैं ना, इन सेंटेंस रीड करके कनेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज के बारे में दी हो। समटाइम्स ना इजी वर्ड का भी ना काव्यपंथी पोएटिक लैंग्वेज में ना उसको चेंज कर देते हैं, तो जिसके कारण हमें सोचना पड़ता है कि ये ऐसा अलग वर्ड दिया है लेकिन इसका मीनिंग सिंपल ही होगा। हाँ, हम जो डेली रूटीन में शब्द यूज करते होंगे वैसा ही कुछ होगा, लेकिन पोएटिक वे में आ जाते हैं ना तब थोड़ा डिटेल में लिखते हैं पोएम, तो जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये हम शांति से करेंगे, जो वर्ड्स हमें समझ में आ गए उसे अंडरलाइन कर देंगे, और बाद में जो है जब हम 2-3 बार एटलीस्ट रीड करेंगे ना, हम प्रॉपरली जो है पोएम को जान ही जाएंगे कि किस बारे में है। अब काव्यपंथी में शीर्षक कैसे लिखते हैं वो मैंने डिस्कस किया ना, कि जहां समटाइम्स लाइंस रिपीट हो रही हो, जो लाइन रिपीटेड है तो फिर पोएम उसी के ऊपर है। अगर वैसी पोएम नहीं हो, कंटिन्यूस पोएम हो जहाँ कोई भी लाइन रिपीट नहीं हो रही हो, सब बोलते हैं ना अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग पंक्तियां दे रखी है, तो वहां हमें पूरी पोएम किस बारे में चर्चा करनी है उस अकॉर्डिंग हेडिंग देनी है, और पोएम का मीनिंग कैसे जानना है वो हमने समझ लिया। तो ये बेसिक सी बातें, अब वही चारों आंसर जो है अच्छे से आपको लिखना है। और जो स्टूडेंट्स काव्यपंथी में मिस्टेक करते हैं कि अगर काव्यपंथी में पूछा हो कि कवि इस पंक्तियों में क्या बताना चाह रहे हैं या फिर क्या पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पता है जनरली क्या करते हैं, जब उनको पूछा होता है ना कि ये पंक्ति में क्या बताना चाह रहे हैं, तो एज इट इज नीचे जो है वो पोयम की 2 लाइनें लिख देंगे। यहाँ पे आपका आंसर टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि कवि क्या बताना चाह रहे हैं, तो कवि बताना क्या चाह रहे हैं वो हमें बताना है। कवि की एज इट इज जो है वो पोएम की लाइंस हमें नहीं लिखनी है, वो तो हमें भी दिख रही है और कवि ने भी लिखी है, लेकिन इसके अंदर इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है वो हमें बताना है। वो हम समझ सकते हैं ना, हम ज्वाइन कर सकते हैं ना समटाइम्स कि किसका कनेक्शन किसके साथ है, ये इसके ऊपर कौन सा एग्जाम्पल बैठ रहा है ना। प्रकृति रिलेटेड अगर कोई काव्यपंक्ति दी हो, या फिर आज के जो समाज का क्या बोलते हैं सीन चल रहा हो, या फिर आज का जो सिनेरियो चल रहा हो समाज का उसके बारे में दी हो, तो हमारा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है उस काव्यपंक्ति में, तो हम हमारे एग्जाम्पल्स जो है उससे रिलेट कर सकते हैं ना कि कवि इस पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है। वर्ड्स भले ही ऐसे यूज करे हो लेकिन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है वो हमें एक्सप्लेन करना है। एज इट इज काव्यपंक्ति की 2 लाइनें नीचे नहीं उतारनी है। अब अगर पूछा जाए कि भाई धर्म की बात, मान लो एग्जाम्पल है कोई पोयम या कोई काव्यपंक्ति आपको धर्म के बारे में दी गई हो, ठीक है, और उसमें से आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ये पूछे कि कवि धर्म के रिलेटेड क्या बता रहे हैं इस काव्यपंक्ति में, तो ये गलती मत करना कि जहां आपको धर्म वर्ड दिख रहा हो, जहां आपको पोयम लग रही हो कि हाँ इसमें इस रिलेटेड बात कही है, इस धर्म के रिलेटेड बात कही है, वही पंक्तियां जो है हम एज इट इज लिख दें। नहीं, उस धर्म के रिलेटेड क्या बताना चाह रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही बताना चाह रहे होंगे ना, तो जो अच्छा बताना चाह रहे होंगे वही हमें लिखना है, उसका मीनिंग हमें लिखना है कि क्या क्या तारीफ करते हुए बता रहे हैं। एज इट इज काव्यपंक्ति हमें नहीं लिखनी है। इन शॉर्ट पूरे एक्सप्लेनेशन से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आपको जो है काव्यपंक्ति एज इट इज नहीं लिखनी है, काव्यपंक्ति का मीनिंग जानो, एक्चुअल में कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो। जब कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा ना, तो ये काव्यपंक्ति में भी है ना अच्छे से 5 मार्क्स आप ले पाओगे, अच्छे से एटलीस्ट 4.5 मार्क्स तो ले ही पाओगे। अब हाफ मार्क कहाँ कटेगा, अगर किसी स्टूडेंट ने जो है एज इट इज लाइन ही लिख दी हो, ठीक है। अगर लाइंस पूछी गई हो कि इस रिलेटेड बात जो है कौन सी पोयम की लाइन में करी गई है, तब जो है आप लिखो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है। हमें मेन क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है, क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है कि इस पॉइंट की बात कौन सी काव्यपंक्ति में करी गई है, तो काव्यपंक्ति हम लिखेंगे। बाकी हमें काव्यपंक्ति का मीनिंग समझना है और उसके बाद ही हमें आंसर लिखना है। एंड आई होप दोनों क्वेश्चन से जो है आप क्लियर हो गए होंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 65 के साथ, जहां क्वेश्चन नंबर 65 जो होता है संक्षेपीकरण, जहां ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि या तो उनको ये टाइम वेस्टिंग लग रहा है और या तो फिर ये 5 मार्क्स की उनको कोई वैल्यू नहीं है। अब आप स्किप क्यों कर रहे हो वो मुझे भी नहीं पता है, बाकी ये स्किप करने जैसा टॉपिक भी नहीं है, ये भी जो है बहुत इजी टॉपिक है। अब आपको पता होगा कि इसे कैसे लिखते हैं, तो आप अटेम्प्ट करोगे ही इसे भी,
और छोड़ने का वो बोलते हैं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि इसे भी हम छोड़े। अब इसे कैसे लिखते हैं वही जो है अब हम डिस्कस करेंगे। अब संक्षेपीकरण हेडिंग देख के छोड़ मत देना, फिर से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ पे जाना है कि पैराग्राफ में दिया क्या है। अब आपको जो है गुजराती के पेपर में पैराग्राफ जो है, एक जो चीज इंग्लिश में आने वाली है वो यही है। संक्षेपीकरण जो है आपको इंग्लिश में दिया होगा पूरा, और उसे जो है आपको गुजराती में 1/3 लिखना है। पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में दिया होगा। अब इंग्लिश में दिया है तो हमारे लिए समझना इजी है ना, इतना भी टफ काम नहीं है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हो, इतनी तो इंग्लिश हमारी अच्छी है ना। तो इंग्लिश में दिया हो उसे गुजराती में हमें 1/3 करना है। अब 1/3 करना यानी कि ये नहीं कि जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसका जो है आधा लिखो, नहीं। 1/3 यानी कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें दी ही है और उसमें से क्या क्या मेन चीजें, जो मेन बातें वो सारी कवर गुजराती में हमें करनी है। सारी कवर बातें करनी है इंग्लिश में जितनी भी लिखी हुई है। 1/3 उसी को ही कहते हैं कि जहां इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हो लेकिन आपने उसे छोटा सा पैराग्राफ लिखा है गुजराती में, 4-5 लाइन जितना इनफ है, या फिर 6 लाइन जितना, 5 से 6 लाइन जितना आपने लिखा है, 4-5 लाइन जितना उतना इनफ है। पैराग्राफ पे डिपेंड करता है, अगर समटाइम्स पैराग्राफ छोटा दिया हो तो फिर 3 से 4 लाइन में ही आपका संक्षेपीकरण खत्म हो जाना चाहिए। और अगर पैराग्राफ ही आपको बड़ा दिया हो तो वो थोड़ा सा फिर आप 1/3 में भी इंक्रीज हो जाएगा, 6 to 7 लाइन्स हो जाएगी। अब संक्षेपीकरण इंग्लिश में दिया हो गुजराती में लिखते कैसे, उसमें से सबसे पहले तो ना हमें पैराग्राफ रीड करना है अच्छे से कि एक्चुअल में ये जो इंग्लिश में हमें पैराग्राफ दिया गया है वो किस बारे में बात कर रहा हो। समटाइम्स ना पैराग्राफ किसी एक टॉपिक को लेके नहीं चलता है, अलग अलग टॉपिक को लेके चलता है ना, तो हमें एट द एंड टाइटल देने में मुश्किल हो जाता है कि इसका टाइटल क्या दे, उसका भी ट्रिक है। अब पैराग्राफ हमने अच्छे से पढ़ा, पैराग्राफ का मीनिंग हमने जाना, 2 मिनट्स देने हैं पैराग्राफ की रीडिंग को कि ताकि हमें एक्चुअल में इंग्लिश में लिखा हुआ क्या है वो हम समझ पाए, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो उसे 1/3 पार्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे ना। नेक्स्ट, मुख्य विषय नक्की करवो। अब जैसे कि मैंने कहा कि समटाइम्स हमें किसी एक चीज के बारे में ही कहा गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस हो सकता है। इसलिए हमें पैराग्राफ पढ़ के पहले तो विषय नक्की करना है, विषय किस बारे में है ये पैराग्राफ, जिससे हमारे मन में फिर हेडिंग्स घूमने लगेगी। डोंट राइट एग्जाम्पल्स। अब जब आप ये 1/3 पार्ट लिख रहे हो ना, तो एट दैट टाइम पे क्या बातें आपको याद रखनी है कि पता है, टॉपिक के बेनिफिट्स बताना या फिर टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल्स देना, ठीक है, या फिर टॉपिक को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना, वो सारी चीजें जो है वो मतलब एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, वो आपको 1/3 पार्ट में नहीं लिखने होते। क्यों लिखने नहीं होते? क्योंकि वो एग्जाम्पल जो है उसी चीज के बारे में बता रहा है ना जो टॉपिक है। तो सिर्फ जब लिख रहे हो ना ये टॉपिक, तो फिर आप उस एग्जाम्पल की हेडिंग दे दो कि इस एग्जाम्पल से हम जान सकते हैं। टोटली इग्नोर मत करो, पूरा एग्जाम्पल हमें इधर एक्सप्लेन करने नहीं बैठना है, लेकिन एग्जाम्पल किस चीज का हम यूज में ले सकते हैं वो हम इसमें यूज करेंगे 1/3 में। और सेंटेंस यूज टू एक्सप्लेन द टॉपिक रिपीटेडली। और समटाइम्स अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना कि टॉपिक का जो है बार बार हमें मीनिंग बता रहे हो, बार बार जो उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हो अलग अलग तरीके से, नॉट बाय एग्जाम्पल्स बट अलग अलग तरीके से। अगर मैं इस संक्षिप्तीकरण को आपको एग्जाम्पल दूं एक्सप्लेन करने के लिए, वृक्ष के बारे में आपको संक्षेप करना है, ठीक है, और वृक्ष के बारे में आप जब कर रहे हो तो वृक्ष से हमें क्या क्या मिलते हैं, है ना, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो एग्जाम्पल्स भी हमें बताए जाएंगे। और समटाइम्स हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वृक्ष से, वो जो है रिपीटेडली हमें बताए जाएंगे ना। तो हमें पता है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो वृक्ष के बारे में दिया गया है और उसके रिपीटेडली हमें बार बार महिमा उसकी बताई जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। तो उसे हम पूरी तरीके से 1/3 में लिखेंगे तो इग्नोर नहीं करेंगे, उसे भी थोड़ा सा लिखेंगे कि वृक्ष के जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग वृक्ष के जो है अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। सारे बेनिफिट्स हम जब लिखने जाएंगे ना तो फिर वो 1/3 नहीं कहलाएगा, क्योंकि इधर दिए होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आपको जो है इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टली इतना आपको समझना है पैराग्राफ रीडिंग से कि किसके बारे में लिखना है और क्या क्या लिखने की जरूरत है, क्या क्या लिखने की जरूरत है, वही चीज जो है आपको लिखनी है संक्षिप्तीकरण में। अब टाइटल, संक्षेपीकरण में आपको सबसे पहले देना है टाइटल, टाइटल का भी 1 मार्क होता है।
टाइटल का भी जो है 1 मार्क होता है, तो मेक श्योर आप जो है टाइटल को भूल नहीं जाओ और डायरेक्टली जो है इसको नहीं लिखो 1/3 में। अब टाइटल देने के बाद अब जब अगर समटाइम्स मैंने कहा कि किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं होता है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस होता है, तो अलग अलग टॉपिक्स भी किसी एक चीज को ही रिलेट कर रही होगी ना, पॉइंट आउट किसी एक चीज को ही होगा ना, तो हमें जो है हेडिंग उसी के अकॉर्डिंग देनी है। टाइटल सबसे पहले आपका आ जाना चाहिए पैराग्राफ रीड करके कि एक्चुअल में बात किसकी हो रही है। टाइटल में वहां पे फिर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइटल से क्लियर हो गई कैसे देना है। अब 1/3 में कैसे लिखना है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब 1/3 की बात आए ना, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इंग्लिश में दिया है एज इट इज, गुजराती में जो है ट्रांसलेट कर देते हैं। आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछा गया है, या फिर जितना हो सके ना उनको जो जो सेंटेंसेस लग रहे हैं ना उनको एज इट इज ट्रांसलेट कर देते हैं। सेंटेंसेस को एज इट इज ट्रांसलेट करोगे तो भी जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि चेकर को भी पता चल जाएगा कि इन्होंने तो भाई इंग्लिश का गुजराती में ही लिखा है, जो जो सेंटेंस इनको मन में आए उनका गुजराती में ट्रांसलेट कर दिया है। वैसा नहीं चलेगा। ये पढ़ने के टाइम जो मैंने रूल्स बताए ना वो दिमाग में रखना, और वही पढ़ने के बाद हमें गुजराती में लिखना है। अब सबसे पहली लाइन में संक्षिप्तीकरण के क्या आनी चाहिए, सबसे पहली लाइन यही आ जानी चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया, एक ही लाइन में किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना। पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है, किस बारे में इंपॉर्टेंस है, वो हम एक सेंटेंस में लिख देंगे। कितनी इंपॉर्टेंस दिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्या क्या इंपॉर्टेंस दिए पैराग्राफ में, वो हम पूरी मेंशन नहीं करेंगे। एक लाइन में आना मतलब इंपॉर्टेंस दी है, हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस लिख देंगे और साथ साथ में जो है किस बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है उससे स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस स्टिल पूरा मेंशन नहीं करना है कि ऊपर जो है क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, नहीं, एक लाइन में ही जो है आपको समझाना है कि वृक्ष की जो है ये वृक्ष के बारे में जो है ये पैराग्राफ दिया गया है, या फिर वृक्ष की महती जो है हमें पता है कितनी होती है और इसके कितने बेनिफिट्स है, कितने इंपॉर्टेंस है, ये हम गुजराती में लिख सकते हैं ना। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स नहीं मेंशन करना है। सेकेंड लाइन में जो जो पैराग्राफ में हमें क्या क्या मेन लगा लिखने लायक वही जो है हमें लिखना है। और एट द एंड पूरे में हमें पैराग्राफ कैसे एंड करना है वो हमें पता होना चाहिए। संक्षेपीकरण का भी पैराग्राफ हमें एंड कैसे करना है कि पूरे में एट द एंड क्या चर्चा हुई है, क्या पैराग्राफ इंग्लिश में कैसे एंड हो रहा है, वही जो है हमें गुजराती में भी वो बात ध्यान में रखनी है और इसका जो एंड है वो अच्छे से करना है। मैंने कहा था 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं, डिपेंड करता है या समटाइम्स पैराग्राफ बढ़ा दिया हो तो 6-7 लाइन से ज्यादा नहीं, डिपेंड करता है इंग्लिश में पैराग्राफ आपका कैसे आ रहा है। लेकिन इंग्लिश के पैराग्राफ को अच्छे से लिखोगे, या समटाइम्स आपको लिखने में भी नहीं समझ में आ रहा हो ना जल्दी जल्दी में, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट भी करोगे ना उसको अच्छे से, या थोड़ा बहुत गुजराती में आपने लिखा हुआ भी होगा ना उस टॉपिक के रिलेटेड, तो भी आपको 3 मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे ही, 3 या 2 मार्क्स, जैसा आपने कंटेंट लिखा हो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो छोड़ना नहीं है, 2 से 3 मार्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है आप लोग क्लियर हो गए होंगे ना, कि भाई जो टॉपिक्स में मेन बातें कही गई है वही हमें मेंशन करनी है। इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एग्जांपल्स जो है वो एक लाइन में ही एक्सप्लेन कर देना है। और सबसे पहली लाइन यही होगी हमारी कि भाई टॉपिक किस चीज के बारे में है, क्या बता रहा है, और हेडिंग किस चीज के रिलेटेड टॉपिक है। और यहाँ पे जो है आपका संक्षेपीकरण खत्म हो जाता है और इसे छोड़ना हमें नहीं है। 2-3 मार्क्स हमें लेने हैं थोड़ा रीडिंग करके, थोड़ा समझ के, जितने मार्क्स हम कवर कर सकते हैं। अब 2-3 मार्क्स जैसे मैंने कहा आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। जिसने प्रॉपरली हेडिंग दी होगी, कंटेंट को एक्चुअल में अच्छे से लिखा होगा कि जहां सारी बातें आ रही है और 1/3 पार्ट में ही लिखा हो, जहां पैराग्राफ की ऑलमोस्ट बातें कवर हो गई हो और 1/3 पार्ट में लिखने के बावजूद भी मतलब बोलते हैं ना सब चीज अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो वहां पे 4.5-4 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ आपका क्लियर हो जाता है संक्षेपीकरण। अब आता है आपका सेक्शन डी का एंड का क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है 66 नंबर से। अब एंड का क्वेश्चन 66 वार्ता लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग, जहां हमें मुद्दे दे दिए होते हैं और हमें उसको अच्छे से रीड केयरफुली अच्छे से करके जो है स्टोरी को जानना होता है कि एक्चुअल में स्टोरी किस चीज के बारे में।
अब किस चीज के बारे में कहने का मतलब है, कैरेक्टर्स कौन कौन है, ये सब चीजें नहीं, किस चीज के बारे में है, तो रूपरेखा नक्की करवी। जब आप इन मुद्दों को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको जो है अच्छे से उसका रूपरेखा, यानी कि एक्चुअल में ये वार्ता में कहना क्या चाह रहे, यानी कि इसमें क्या बात लोभ की हुई है या मोह की हुई है या फिर ईर्ष्या की हुई है या फिर खराब काम की हुई है या कोई असत्य की हुई है या फिर कोई झूठ, किसी चीज के बारे में भी हो वो हमें कंक्लूड करना आना चाहिए एट द एंड जब हम मुद्दे रीड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से ही हमें पता चलेगा ना कि एक्चुअल में जो है ये मुद्दे दिए किसके बारे में, तभी तो हम स्टोरी लिख पाएंगे। अब स्टोरी हमने रीड करी अच्छे से और जहाँ हमने डिसाइड किया कि ये एक्चुअल में किसके बारे में, लालच के बारे में है या फिर कोई झूठ के बारे में है या कोई काम अच्छे से नहीं हुआ उसके बारे में है, ये हमें डिसाइड कर लेना है मुद्दे पढ़ने के टाइम ही कि एक्चुअल में स्टोरी किसके बारे में। जहां अब हमें स्टार्ट करना है टाइटल से। अब जहां हमने पढ़ी है स्टोरी, अगर मान लो स्टोरी आपको एग्जांपल किसी लकड़हार की दी हो या फिर क्या कह सकते हैं किसी भी चीज के बारे में दी हो, कोई भी कैरेक्टर के बारे में, तो अब आपको ना टाइटल ऐसे नहीं देना है कि भाई एक लकड़हार या फिर एक सोनार या फिर एक युक्ति, ऐसे सारे टाइटल्स नहीं आने चाहिए। एक युक्ति, एक लकड़हार, एक कहानी, एक झूठ, ये एक एक वाली जो होती है ना, मतलब कि कैरेक्टर को लेके ही मतलब आपने टाइटल दे दिया, नहीं। टाइटल का एक्चुअल में क्या आना चाहिए कि जहां अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है ये सब कि किस चीज के बारे में है, तो टाइटल भी उसी के बारे में दो। अगर किसी चीज लोभ के बारे में हो तो दो लोभी मनुष्य या फिर लोभी लकड़हार, ऐसा दो ना तो चलेगा। एक लकड़हार या फिर एक एक सोनार, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। कैरेक्टर के बेस पे आपको टाइटल नहीं देना है, एक्चुअल में आपको पूछा क्या गया है उसके बारे में आपको टाइटल देना है। या फिर समटाइम्स आपको टाइटल नहीं देना आ रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है ना, तो बस फिर इसके अकॉर्डिंग भी टाइटल दे दो, कैरेक्टर को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। और आफ्टरवर्ड्स हमें टाइटल देने के बाद स्टोरी स्टार्ट कर देनी है। स्टार्टिंग, एक गांव था, एक राजा था, रानी थी, नहीं एक गांव था। फिर आफ्टरवर्ड्स जो भी गांव का नाम आप लिख रहे हो और स्टोरी कैसे स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना और अच्छे से लिखना। और जहां आप कैरेक्टर को नेम भी दे सकते हो, अगर मुद्दों में मेंशन किया गया है कैरेक्टर का नेम तो दैट इज गुड, और अगर नहीं मेंशन किया गया है तो यू कैन गिव इट बाय योरसेल्फ आल्सो कि कैरेक्टर को नाम आप क्या दे रहे हो। और नहीं दे रहे तो फिर एज इट इज कैरेक्टर का जो पोस्ट है वही मेंशन कर दो। पोस्ट यानी कि किसी लकड़हार के बारे में, किसी सोनार के बारे में है, ठीक है, या कोई दूध वाले के बारे में या कोई लालची इंसान के बारे में है, तो वैसा ही हम डायरेक्टली वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर हम कैरेक्टर का नेम नहीं दे रहे। कैरेक्टर का जो हमारा कैरेक्टर है उसका गांव मेंशन कर दिया, उसका नाम मेंशन कर दिया, उसका काम क्या है वो हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मेन स्टोरी, जहां हमें मेन स्टोरी में लेना है टाइम कम और पैराग्राफ 3 से 4। 3 से 4 तो होने ही चाहिए, 3 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, जहां तीनों पैराग्राफ में आपकी होनी चाहिए मेन स्टोरी पूरी की पूरी डिस्कस। और लास्ट के पैराग्राफ में आपको लिखना है एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ था। आपको एंड जो है थोड़ा अट्रैक्टिव रखना है, अच्छा रखना है, जैसे मुद्दों में दिया हो वैसा ही उस सिचुएशन के बेस पे ही आप रखना। अब आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें भी आप अच्छा ही एंडिंग एक्सपेक्ट करोगे ना। इतना अच्छा स्टोरी लिखने के बाद एंड में कुछ भी लिख दिया जो मन में आए, नहीं। मूवी में ऐसा होता है कि पूरी मूवी हमने देखी लेकिन एंड अच्छा नहीं हुआ तो हमारा भी मन ऐसा हो जाता है ना कि यार पैसे वेस्ट हो गए, है ना। तो चेकर को भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि पूरा मैंने रीड करा वो वेस्ट हो गया, आखिर मुझे मार्क्स तो इसको कम ही देने थे क्योंकि इसने एंड जो है वो अच्छा नहीं रखा। एक्चुअल में जैसी एंडिंग होनी चाहिए थी मुद्दों के अकॉर्डिंग वैसी नहीं करी, तो मेक श्योर एंडिंग भी जो है अच्छे से आपको करना है। जहाँ आप स्टोरी राइटिंग जो है 7th 8th से लिखते आ रहे हैं तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेन स्टोरी आपको कैसी लिखनी चाहिए। जो एक्चुअल में स्टोरी हो रहा है वही होना चाहिए ना, और एंड ऑफ द स्टोरी कैसे एंड हुई वही लिखना है। अब इस स्टोरी के दौरान जो इस स्टोरी से मैच हो रहे हो रूढ़ि प्रयोग या कहावतें, वो भी जो है आप इसमें यूज कर सकते हो, अच्छा लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा।
तो वो भी जो है आप यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर राइटिंग दिस एट द एंड स्टोरी में लिखना है बोध, ये आपको भूलना नहीं है। पूरी स्टोरी लिख दो और बोध नहीं लिखा हो तो क्या ही मजा। अब वैसे जो है आपको बोध में मोरल लिखना होता है कि भाई आपने टाइटल अगर इस अकॉर्डिंग दिया है तो फिर नो प्रॉब्लम, बोध भी जो है आप इस अकॉर्डिंग दोगे, लेकिन मेक श्योर बोध में जो है फिर स्टोरी ही नहीं आ जानी चाहिए कि राजा ने ऐसा लालच दिखाया इसलिए ऐसा हुआ, या फिर जो भी कैरेक्टर है उसने ऐसा लालच दिखाया इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। नहीं, वो एक लाइन में वो बोध नहीं हुआ, वो तो आपने बोलते ना स्टोरी का एंड पार्ट बता दिया कि स्टोरी एक्चुअल में किसके बारे में थी। हमें बता रहा है कि स्टोरी हमें क्या बता रही है, किसके बारे में नहीं, क्या बता रही है कि भाई राजा का लालच था इसलिए उसके साथ बुरा हुआ ना, तो लालच वही हमें देना है बोध में अच्छे से सेंटेंस में लिख के, बोध हमें अच्छे से बताना है। और यहाँ पे जो है आपकी स्टोरी राइटिंग भी एंड हो जाती है। स्टोरी राइटिंग में मेन रूल्स इतने ही हैं, ज्यादा कुछ मतलब बोलते हैं ना कि इतना डीपली भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टोरी राइटिंग में जो है ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि बोध कैसे लिखते हैं, बोध में स्टोरी नहीं लिखते, ये वाले पार्ट यानी कि किस चीज के बारे में क्या बता रही है वैसा जो है मोरल आना चाहिए, वैसा जो है हमारा बोध आना चाहिए। और मुद्दे पढ़ के हमें ये सारी चीजें डिसाइड कर लेनी है कि एक्चुअल में कहने क्या जा रही है, ठीक है। और टाइटल हमें उस अकॉर्डिंग ही देना है, फिर एक राजा, एक रानी, एक युक्ति, ऐसी सारी चीजें नहीं देनी है। मेन स्टोरी डिस्कस करना है और स्टोरी का एंड पार्ट डिस्कस करना है। और यहाँ पे जो है आपका सेक्शन डी अटेम्प्ट हो जाता है पूरा और खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब सेक्शन ई का वीडियो जो है हम नेक्स्ट देखेंगे।